अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद करसाना। ख़ातिन हज़रात, आज हमारा रेगुलर प्रोग्राम जो होता है एयर मार्शल कपिल काक साहब के साथ, स्पॉटलाइट ऑन इंडिया। आज उसमें हमने दो चीज़ों के बारे में बात करनी है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों चीज़ें हैं। नंबर एक तो ये है कि आपको पता है कि चीन और भारत के दरमियान ये जो पेंगोंग सो का इलाका है उस पे एक मुआहिदा हुआ है, जिसका तज़किरा जो हमने सुना वो वज़ीर दिफा जो हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने पार्लियामेंट में किया और उन्होंने ये कहा जनाब कि इस तरह हमारा एक मुआहिदा हो गया है, लेकिन उसमें उन्होंने स्टेटस को का जो वर्ड था वो यूज़ नहीं किया और बताया ये है कि नॉर्थ एंड साउथ पैंगोंग सो की जो साइड्स हैं उस पे फिंगर 4 और फिंगर 8 के दरमियान एक बफर जोन बन जाएगा, वहाँ पे पेट्रोलिंग नहीं होगी और दोनों साइड जो है वो वापस चले जाएंगी। और इसमें एक आपको याद होगा कि कैलाश रेंज के ऊपर जो कब्जा किया था भारत ने, वो भी बड़ा एक स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट एरिया था और उसकी वजह से एक बार्गेनिंग चिप भी मिला भारत को। तो उसका भी हम देखते हैं कि उधर से भी हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो विड्रॉ करने के लिए एग्री हो गया। अच्छा, अब ये जो कैलाश रेंज है इसकी भी जरा देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। देखना ये है कि क्या ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये ओवरऑल स्ट्रेटजी का हिस्सा है या ये एक वन ऑफ टाइप का एक एग्रीमेंट हुआ है एक ही जगह के ऊपर, क्योंकि उसमें हम ना देख रहे हैं कि गोगरा की कोई बात हुई है ना टैपसेंग की बात हुई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भारत ने 1959 की जो क्लेम लाइन थी उसको एक्सेप्ट कर लिया है और सिवाय इंडस वैली के। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमने बात करनी है और साथ साथ दूसरी जो बात है वो ये है कि भारत के वज़ीर आज़म मोदी साहब की और अमेरिकी सदर बाइडन की आपस में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है, तो उसका भी जरा तजिया करेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इनके ताल्लुकात सोचा जा रहा था कि बाइडन के आने के बाद आप किस तरफ जाएंगे। तो एक अच्छी शुरुआत हुई है, उसके बारे में जरा बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एयर मार्शल कपिल काक साहब। गुड मॉर्निंग सर। आदाब हुजूर, आदाब नाजरीन को भी आदाब। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एयर मार्शल साहब, बीइंग अ सोल्जर, आप ये जो डेवलपमेंट हुई है उसको किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि मुख्तलिफ क्वेश्चन जो हैं वो उठ रहे हैं कि जो राजनाथ सिंह ने जो बात की पार्लियामेंट में उसकी तफसीलात भी, और उन्होंने ये भी कहा कि हमने 1 इंच जमीन नहीं दी है, और साथ साथ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सेल आउट भी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 1959 की क्लेम लाइन जो थी वो तस्लीम करके भारत ने बहुत सारी जमीन जो है वो चाइना को दे दी है। आपका क्या ख्याल है जी? देखिए, मैं तो इसको जैसे आपने खुद ही कहा सोल्जर की हैसियत से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट मानता हूं कि अब पिछले 9 महीने से 50,000 चीनी और हिंदुस्तानी फौजें आई बॉल टू आई बॉल रही हैं। ये सारी 10 साल तो कैसे चलने वाली की तो उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो इसलिए ये पॉजिटिव कदम हुआ है कि बेसिकली अलहाइदगी का, डिसएंगेजमेंट का ये एक पहला कदम है। दूसरा, डी एस्केलेशन, जो सरगर्मियां हैं उनको घटाना है। तो ये मुद्दे ये दो चीजों पे हैं। एक तरीके से अचानक हुआ है, इस पर कोई शक नहीं है, मगर अगर हम देखें फाइन प्रिंट में देखें कि 9वीं जो मिलिट्री कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई थी मेरे ख्याल में 21 जनवरी को, तो उसके बाद तो एक तरीके से चुप रहे, कुछ कहा नहीं गया। को ये 3 हफ्ते जो है अलग सत्ताओं पे, अलग लेवल्स पे, पॉलिटिकल लेवल, मिलिट्री लेवल, डिप्लोमेटिक लेवल, तो ये जो एक तरीके का इन प्रिंसिपल समझौता, इत्तेफाक, मैं समझौता नहीं कहूंगा, हाँ, इत्तेफाकी राय, इत्तेफाकी ठीक राय, कंसेंसस हुआ है दोनों ठीक। साइडों पे 9वें राउंड पे। और इसकी अनाउंसमेंट पहले चीन ने की, मैंने पिछली बार आपसे बताया था। उसके हाँ, बाद क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में है, पार्लियामेंट सेशन में ऐसी बातें आप पार्लियामेंट सेशन में ही अनाउंस बिल्कुल करते हैं, सूचना करते हैं। तो एक तरीके से क्या एग्रीमेंट, जो इत्तेफाकी राय क्या है, पहले है कि दोनों साइड, आपने तो बड़ी अच्छी तरह से मेरा काम तो आपने बड़ा आसान कर दिया। इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में ही मेरा पूरा जो आपके साथ गुफ्तगू है वो खत्म कर दिया। मगर फिर भी दोहराता हूं, पहली ये दो दौर का मामला है। पहली दौर में जैसे आपने खुद ही कहा कि जनूबी पैंगोंग सो में से फौजें हटेंगी। वो उन फौजों से पहले तो टैंक से, अब ये भी देखिए 201 टैंक, 101 बहुत ही भारी वजन वाली व्हीकल जो हैं वो हटी हैं। वो इतनी जल्दी से इन्होंने बाहर कर दिया उनको। तो एक तरीके से फौज में ये भी कहा जाता है अगर इतनी जल्दी आप ड्रॉ कर सकते हैं, इतनी जल्दी आप डिप्लॉय भी कर सकते हैं। तो हाँ, ये तो एक
दूसरा एक एक इंसानियत का एक दायरा भी है। चीनी न्यू ईयर है, अभी आने वाला है। जी जी, चीनियों के बल्कि लिए कल गुजर गया। जी, चीनी अभी नहीं, 25 को है शायद चीनी न्यू ईयर तो। उन्होंने जो चीनियों ने अपना ल्यूनर ईयर जो था वो मना लिया, बल्कि बाइडेन की जो कॉल हुई है थर्सडे वाले दिन, वो उसी की निस्बत से हुई है, वो न्यू ईयर ईव के हवाले से हुई है। अच्छा, चलिए, अच्छा है क्या आपने क्लैरिफाई किया। तो उसमें क्या हुआ है कि इसमें ऑपोजिशन क्या है। कल ही भूतपूर्व फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर जो ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी के हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें उन्होंने कहा है, ये लफ्ज का इस्तेमाल किया कि हमने सरेंडर कर दिया, जो हमारी टेरिटरी थी वो हम उस टेरिटरी से पीछे हटे हैं। तो कुछ इसमें सच्चाई भी है, मगर कुछ एक सच्चाई है भी नहीं। वो ये है कि देखिए, हमारी तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से हमेशा कोशिश रही है, अनाउंसमेंट हुई है एक कॉम्प्रिहेंसिव जो स्टेटस को, जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया कि पोजीशन जो अप्रैल 2020 में थी, वो कॉम्प्रिहेंसिव एक प्रोग्राम इत्तेफाकी राय से हम आगे बढ़ाएंगे, वो नहीं हुआ है। मतलब सेक्टर बाय सेक्टर अप्रोच है। तो इस पे कुछ सवाल उठाए जा सकते हैं। लेकिन इसमें इसमें इरमानी साहब, इसी सेक्टर के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि देखिए, जो फिंगर 3 थी उसके ऊपर तो ऑलरेडी अब इंडिया का वहां पे था सिलसिला। अब फिंगर 8 तक का, जो फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 है, वो बफर जोन बन जाएगा। लेकिन देखिए, कैलाश रेंज के ऊपर आपने कब्जा किया हुआ था, और उधर से वापस आना, ये जो है, ये आई ब्राउज खड़े करता है। और खास तौर पे इसलिए कि जो कैलाश रेंज था वो तो इंडिया क्लेम करता है कि ये तो हमारा अपना रेंज है, हमारी अपनी इलाका है, हमारी जमीन है। तो उधर से वापस आ जाना, तो ये तो फिर मतलब लोग आपने बड़ा बहुत ही अच्छा सवाल खड़ा कर दिया है। यही तो जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं और जो एनालिस्ट हैं, ये सवाल सरकार से पूछ रहे हैं कि जो भी हमारी हिकमत अमली, फौजी हिकमत अमली, मिलिट्री स्ट्रेटेजिक जो हमारी एडवांटेज थी, वो हम खो बैठे इस समझौते में, या जो इत्तेफाकी राय थी कि हमने विड्रॉ किया। ये तो पहली बात है, क्योंकि ये पैंगोंग त्सो जो इलाका है, ये दोनों मुल्कों के लिए मिलिट्री स्ट्रेटेजिक के पहलू से बहुत ही अहमियत रखता है। क्योंकि अगर आपने वहां पे टैंक्स लगाने हैं, वो यहाँ आए या हम वहां जाएं, ये इलाका बहुत ही अहमियत रखता है। तीसरा जो है, जो आप बात कर रहे हैं, वो भी कल एंटनी साहब ने बात इसकी जिक्र किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो ये है कि असलियत यह है कि हम फिंगर 4 पे थे, अप्रैल में हम फिंगर 4 पे थे। दूसरा जो डांसिंग थापा जिसकी आपने जिक्र की है, फिंगर 3, वहां पे हमारा कैंप था, मतलब एक बड़ा कैंप था। जैसे उनका मोल्डो कैंप है, हमारा वहां फिंगर 3 पे कैंप था, मगर हमारी फौजें वहां पे मौजूद थी, पोस्ट वहां पे मौजूद थे 4 से। तो ये तो बिल्कुल सच है कि हम 4 से पीछे हटे हैं और अब 3 पे आ गए हैं। मगर ये भी चीन की तरफ से देखें, अब अगर हम ऑब्जेक्टिव एनालिसिस किए, वो तो 4 पे बैठे हुए थे और 4 से उन्होंने इकरार कर दिया कि हम वापस जाएंगे 8 फिंगर पे, उससे भी मशरकी एरिया में, जिसे सिरीजाप एरिया कहा जाता है। तो ये तो एक बात है। दूसरी, ये पूछा जा रहा है कि ये इतना बड़ा कंसेशन आपने चीन को दिया, तो वापस में हमें क्या मिला। क्योंकि एक जो वायलेशन जो हुई है, जो हम कहते आ रहे हैं इतने महीनों से कि कॉम्प्रिहेंसिव एक हिकमत राय दोनों में होगी, तो उस पर तो आप डेप्सांग को तो भूल गए हैं। वहां पे तो 1000 स्क्वायर किलोमीटर चीन के लोग बैठे हुए हैं, वो तो हमारी पेट्रोलिंग नहीं करने देते हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पे जो गलवान में है, वहां हम पेट्रोलिंग करते थे, वहां भी कर रहे नहीं। और जैसे आपने कहा, ये बफर जोन, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि इसमें जो जो इस वक्त समझौता, मिलिट्री समझौता हुआ है प्रिंसिपल में, वो ये है कि दूसरी दौर में हम डेप्सांग, गलवान, वो पेट्रोलिंग, दोनों साइड की पेट्रोलिंग कैसे होगी, उसके हम प्रोटोकॉल आगे बढ़ाएंगे। अब किसने जीता किसने हारा,
मेरे ख्याल में ये जल्दबाजी होगी इसका एनालिसिस करने का। तो ठीक। अगर प्रिंसिपली हम देखें आलमी पहलू से और हिंदुस्तान के जो मिफाद है वो देखना है, चीन के मिफाद है, एक गिव एंड टेक हुआ है। मगर मैं समझता हूँ लेकिन जो आपके जो ओपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी साहब, उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे सिर्फ गिव और गिव ही हुआ है, टेक कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं, वो देखिए ना, आप जानते हैं कनाडा हो या पाकिस्तान हो, जो हिंदुस्तान हो, जब जब हुक्मरान या ऑपोजिशन लीडर सियासत में आते हैं तो वो जैसे भी इंटरप्रेट करते हैं सिचुएशन को, तो वो अपनी पॉलिटिकल इंटरेस्ट में है। मगर जैसे मैंने एडमिट किया है आपके सामने, नाजरीन के सामने, हिंदुस्तान की वीकनेस इसमें ये दिखाई गई है कि हम कैलाश रेंज से हटे हैं। जो जो आपने कहा कि वो मगर हिल हो या गुरुंग हिल हो, रेकिनला हो या रेजांगला हो, ये तो बहुत ही अहमियत रखते हैं, क्योंकि स्पेंगुर गैप में से जो 2 किलोमीटर की विड्थ है उसकी, वहां से हम टैंक का हमला कर सकते हैं, चीनी भी हमला कर सकते हैं, मगर हम डोमिनेंट पोजीशन में थे। तो मेरा ख्याल है मास्टर साहब के कैलाश रेंज के ऊपर चाइनीज फंस गए हुए थे। उन्होंने देखा कि ये बड़ा स्ट्रेटेजिकली एक लोकेटेड जगह पे इंडियन फौज पहुंच गई है, तो उन्होंने सोचा कि किसी ना किसी तरीके से एग्रीमेंट करके, जिस तरह आपने कहा कि इत्तेफाक राय करके, इंडिया को यहाँ से नीचे धकेल के तो वो इलाका एक दफा बफर जोन बेशक बना दें, लेकिन वो जो कैलाश रेंज वाली पॉइंट ऊपर वाली पोजीशन चोटी थी, उधर से इंडिया नीचे जाना चाहिए, क्योंकि उनके लिए ये बहुत खतरनाक था। ये मेरे ख्याल में मैं कहता आ रहा हूँ पब्लिक डोमेन में इतने दिनों से कि ये हमसे हमारी एक गलती है, मगर फाइन प्रिंट में क्या लिखा है हम जानते नहीं हैं। तीसरी बात जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमें चीनियों पे कितना भरोसा है। हमें ये सोच विचार से देखना है कि जो कुछ भी हमने एग्री किया है हम चीनियों के साथ, क्या कितना भरोसा है। एक तो आप एग्रीमेंट उनके साथ 90 में करते हैं, 93 में करते हैं, 2005 वो पूरे रद्द करके यहाँ पहुंच जाते हैं 50,000 लोगों के फौज के साथ। तो क्या क्या हम भरोसा रख सकते हैं? इसके लिए जो सबसे बड़ी बात है वो वेरिफिकेशन है, मॉनिटरिंग, जॉइंट मॉनिटरिंग होगी दोनों साइडों की, और उसको पॉइंट बाय पॉइंट देखना है कि अगर आपको या तो ड्रोन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा या तो सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करने का पड़ेगा, कि जो कुछ भी आपने कहा आप करेंगे, क्या हुआ कि ना हुआ है। आपको याद होगा गलवान में क्या था, वो वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल था, मतलब एक पेट्रोलिंग थी, वेरिफिकेशन करना कि आपने कहा था आप हटेंगे तो हटे नहीं, वहां खड़े थे। और जानते हैं आप, हमारे 20 फौजी मारे गए, उनके भी शायद 50-60 लोग मारे गए हैं। तो मतलब ये एक बहुत ही नाजुक सा एक मुद्दा है जिसपे बहुत गौर फरमानी पड़ेगी। लेकिन इसमें जो आपने बात की, आपने थोड़ा सा जिक्र भी किया डेप्सेंग का भी, तो गोगरा और डेप्सेंग का तो इसमें पूरा जिक्र ही नहीं है। और फिर यहाँ से ऐसा लग रहा है जैसे जो 1959 की जो क्लेम लाइन थी, जो कि हमेशा चाइना ये कहता रहा, तो यूं लग रहा है कि जैसे वो उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, एक्सेप्ट इंडस वैली के। तो आप इससे एग्री करते हैं कि क्या 1959 की क्लेम लाइन जो है वो अब LAC के तौर पर बन गई है? बनी नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूं। जो आप कह रहे हैं कि गोगरा और हॉट स्प्रिंग और डेप्संग का जिक्र नहीं है, वो गलत है, जिक्र है। अगर आप इनका जो कंसेंसस है वो है कि पहली दौर में हम पेंगोंग सो को एक तरीके से डी एस्केलेट करेंगे, अलहाइदगी होगी, पॉजिटिव स्टेप होगा, और जब ये सब पूरा मामला कंक्लूड होगा तो विद इन 48 आवर्स, ये लिखा हुआ है 48 घंटे। अब ये कितना सच होगा ये मैं कह नहीं सकता हूँ, इसके लिए मैं भरोसे की बात करता हूँ। क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है कि विद इन 48 आवर्स फिर गोगरा की बात होगी, हॉट स्प्रिंग्स की बात होगी, डेप्सांग की बात होगी, और जो जनूबी मशरकी एरिया देमचोक का है वहां पे भी कुछ मुश्किलें हैं दोनों साइडों में। लेकिन तो 48 आवर्स तो हो चुके हैं, अभी तक तो कुछ नहीं। नहीं, 48 आवर्स आफ्टर कंप्लीशन, अभी कंप्लीशन नहीं हुआ है। ठीक, वो एग्रीमेंट है, वो तो लिखित है। अब ये लिखित जो लिखा है क्या होगा कि नहीं होगा तो कह नहीं सकते हैं, मगर वो प्रेसिडेंट रेगन ने कहा ना था कि ट्रस्ट बट वेरीफाई।
जी हाँ, वही 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 जुमला यहाँ भी है, मैं उसको उलटता हूं। डिस्ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट एंड वेरीफाई। इसका एक और भी मानी हो सकता है, फर्स्ट वेरीफाई एंड देन ट्रस्ट। इंटरेस्ट, ठीक पहले तो ठीक वेरीफाई करिए ना। तो ठीक है। इसीलिए सबसे बड़ी जो मैंने आपके सामने एक थॉट प्रेजेंट किया है नाजरीन के सामने, की टू दिस एग्रीमेंट इज वेरिफिकेशन, मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट इज एग्रीड। ये ठीक बहुत ही जरूरी है, बहुत ही ठीक जरूरी है। उसके बाद चौथा सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है दबसांग और गोगरा हॉट स्प्रिंग गलवान पेट्रोलिंग, रेस्टोरेशन ऑफ पेट्रोलिंग। वो सब कुछ इसमें जो इन्होंने एक तरीके अंडरस्टैंडिंग अचीव की है वो उसमें मौजूद है, उनमें कोई शक नहीं है। तभी थोड़ा सा क्रिटिसिज्म वैलिड है। आप 4 फिंगर से 3 फिंगर पे क्यों आए? क्यों है? बाकी लोग मान लेते, मगर 4 पे तो आप थे, वहां तो तो फिर ये जाइए जो ना। 1959 वाली जो क्लेम लाइन वाली बात है, आप उससे एग्री नहीं कर रहे हैं? नहीं, अभी वो क्लेम लैब देखिए ना, क्लेम लैब ये एक तरीके से, जब तक हम इस इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे नहीं, हम इस पे बहस करेंगे अगले ठीक प्रोग्राम्स में, ठीक ठीक मॉनिटर ठीक करेंगे क्या सिचुएशन है। मुझे लगता है इस वक्त ये कदम उठाना बहुत ही एक पॉजिटिव, सकारात्मक एक कदम है, क्योंकि कम ठीक से कम टेंशन तो नीचे हुआ। जो एक एक वॉर सिचुएशन पैदा हुई थी उसको तो दूर किया गया, डी एस्केलेशन हुई है और डिसएंगेजमेंट हुई है। अब डी एस्केलेशन होगी या नहीं होगी हम देखेंगे, उसके लेकिन बाद अगर हम कह लेकिन अगर ये डीएस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट जो है ये ओवरऑल एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ एक लोकल लेवल की डिसएंगेजमेंट है, तो फिर आप समझते हैं कि ये बुरा किया गया है, ये अच्छा नहीं किया गया इंडिया की हुकूमत की तरफ से, जिस तरह कुछ लोग तो सेल आउट कह रहे हैं? तो मैंने पहले ही कहा था आपसे कि ये हिंदुस्तान जो अभी तक कहता आ रहा है, भारत सरकार कहती आ रही है कि स्टेटस को एंटे जो अप्रैल 2020 में था वो एक ही वक्त पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली करना चाहिए, ये हमारी जो मांग है वो मांग पूरी नहीं हुई है। वो इनडायरेक्ट में आपका जवाब बिल्कुल पॉजिटिवली जवाब दे रहा हूं, ठीक ठीक उसमें थोड़ी हमारी कमियां रही हैं। जैसे कैलाश रेंज से उतरना, दूसरा फिंगर 4 से पीछे जाके फिंगर 3 पे आना, और उसके उसके इन इंक्लूजन ऑफ दैट हमें मिला क्या? यही मिला है कि सो फिंगर 4 पे जो वो बैठे हुए थे वो फिंगर 8 क्या सिरिजाप पे जाएंगे। अब देखेंगे जाएंगे कि ना जाएंगे। और दूसरा जो सबसे अहम बात इस पे है इसरार साहब, वो ये है कि फेज 2 जो दौर 2 है इसकी, वो हाँ, हॉट स्प्रिंग, टेप्सांग और ऐसा डेमचोक की बात होगी, वहां पे पेट्रोलिंग फिर से शुरू होगी। जो आप 1959 की जो उनकी क्लेम लाइन है वो तो तब होगा जब आप एक समझौता करेंगे कि इसको लाइन कहाँ है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मैप्स एक्सचेंज किए जाएंगे, नोटिफिकेशन होगी, नक्शों पे होगी, फिर जमीनों पे देखा जाएगा कौन किसकी पोजीशन पे है। वो तो लंबा है, ये प्रोग्राम बहुत लंबा है। ये मत समझिए, नाजरीन को ये समझना मेरे ख्याल में उचित नहीं होगा, अप्रोप्रिएट नहीं होगा कि अब ये हो गया, डी एस्केलेशन हुई, हाँ डिसएंगेजमेंट हो गई तो मामला हल हो गया। नहीं होगा, ये बहुत लंबा मामला है जी। ये सफर अभी शुरुआत हुई है, पहला कदम है, इसमें हजारों कदम आगे लेने हैं। जब आप एक तरीके की नॉर्मलसी देखेंगे भारत और चीन के रिश्तों की, खासकर ठीक। मशरकी लद्दाख। चले इसके इसके ऊपर हम नजर रखेंगे, क्योंकि ये फ्लूइड सिचुएशन है और चेंजिंग सिचुएशन है, तो इस पर हम अभी पूरी अथॉरिटी से बात नहीं कर सकते। लेकिन सेकंड जो हमारा टॉपिक है मास्टर साहब, वो है बाइडेन साहब ने कॉल किया मोदी साहब को, और उसमें जी मैं देख रहा था कि जो रीड आउट आया है व्हाइट हाउस की तरफ से, उसमें भी उन्होंने दो तीन चीजों की बात की है जो कि इंडियन रीड आउट में वहीं नजर नहीं आ रही है। एक तो बर्मा की बात की है उन्होंने, दूसरा उन्होंने ये बात की है कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के ऊपर तवज्जो दी जाएगी, उसके ऊपर उन्होंने उम्मीद का इजहार किया है। तो इस पे आप इसको किस तरह ले रहे हैं जी? नहीं, पहले तो जब लीडरान, नए लीडरान ओहदा संभालते हैं, पहले तो दूसरों मुल्कों में दौरा करते हैं, लीडरान से बातचीत करते हैं। मेरे ख्याल में अभी वो हुआ नहीं है। हाँ, ये है कि बाइडेन साहब ने हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। जो आपने कहा है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि
जो इंडियन रीड आउट है वो थोड़ा अलग है जो अमेरिकन रीड आउट है। तो उस पे ये म्यांमार के डिफरेंसेस नहीं है, उस पे साउथ ब्लॉक को कुछ इशारे लगते हैं, मिले हैं कि जो अमेरिका बात करता है वो इंक्लिनेशन दिखा रहा है कि रिडक्शन इन टेंशन, जो दरार है जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, और एक तरीके की सियासती सरगर्मियां कश्मीर में हैं, तो उसका एक इशारा दे रहे हैं कि आप करिए। इसके करने के लिए उन्होंने बात इनडायरेक्टली की है। क्यों क्या की है? उसमें फार्मर्स प्रोटेस्ट भी आता है हाँ, कि हाँ, जो आपके डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, उसको हम एडहेयर करेंगे। वो तो अमेरिका रीड आउट करता है। हम रीड आउट करते हैं, जहां साउथ ब्लॉक का रीड आउट है वो ये है कि वी हैव अ कमिटमेंट, कॉमन कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी। ये थोड़ा सा वेग सा है। उन्होंने आपको नुक्ते पे लाया है कि वैल्यूज नॉर्म्स वगैरह संभालिए, तो इनडायरेक्टली इशारा देते हैं कि आप कश्मीर। देखिए फार्मर्स प्रोटेस्ट को एड्रेस कीजिए, लाइन ऑफ कंट्रोल में जो दरार है उसको एड्रेस कीजिए। और एक तरीके से ये इशारा पाकिस्तान को भी है, ये हिंदुस्तान के ही नहीं है, तो इशारा पाकिस्तान दोनों मुल्कों को है। और तीसरा कि कश्मीर में यहाँ पे तो जो पत्रकार जर्नलिस्ट आपकी तरह हैं वो कहते हैं कि ये तो अगर 4G का बहरा फिर से रिस्टोर करना कश्मीर में, इसकी एक जो वजह है वो ये है कि बाइडेन का और इनका फोन जी। कॉन्वर्सेशन। और एक और जो बहुत ही दिलचस्प बात है इन मामलों में वो ये है कि 8 तारीख को फरवरी को एक हफ्ता हुआ है, बातचीत हुई है, मगर 4 फरवरी को जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, एक तकरीर दी है बाइडेन साहब ने स्टेट डिपार्टमेंट, जी। मतलब खारिजा डिपार्टमेंट में, वो उनके साथ अगर आप जोड़ेंगे तो हम देखते हैं कि एक तरीके का एक ट्रेंड लाइंस दिखा रहा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते कैसे होंगे। पहला है कि हम इकट्ठे काम करेंगे कोविड-19। दूसरा जो मौसमी बदलाव है उस पे भी हमारा जॉइंट कमिटमेंट है। तीसरा, क्वाड का भी। क्वाड में 3 खंभे हैं जिन पे क्वाड अभी रेस्ट कर रहा है। एक तो सियासी खंभा है, दूसरा जो तिजारत का खंभा है, और तीसरा जो मिलिट्री एक्टिविटीज उस एरियाज में है उनको संभालना है। पर जैसे ये इंटरप्रिटेशन की बात हमने की है, मुझे लगता है कि एक तरीके से दबाव डाला जा रहा है कि देखिए आप अपने जो डेमोक्रेटिक वीकनेसेस उभर आ रही हैं, जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट को आप एक तरीके से जमहूरियत के पहलू से, हाँ, डायमेंशन से एड्रेस नहीं कर रहे हैं, तो अगर हमारे रिश्ते बढ़ने हैं तो ये डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच आर इंटरनल टू इंडिया, दोज विल हैव टू बी एड्रेस्ड। ये एक ठीक। बहुत ही सटल, बड़ी नुआंसिकल एक तरीके का हमें इशारे दिए जा रहे हैं बाइडेन साहब ने। तो आप और इसमें आपको आपका जो रीड आउट है वो आपका पर्सनल रीड आउट क्या है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा जम्मू एंड कश्मीर की सिचुएशन के ऊपर भी और फार्मर्स प्रोटेस्ट पे भी? नहीं नहीं, ये जो कदम उठाए जाएंगे, ये बहुत ही, जैसे मैंने दो लफ्जों का अंग्रेजी में, मुझे उर्दू वर्ड्स इक्विवेलेंट्स आ नहीं रहे हैं, ये बड़ा सटल है, बहुत ही नुआंसिकल है। ठीक। एक तरीके की जो हमारे वजीर आजम तो कभी नहीं इकरार करेंगे कि हम किसी के दबाव पे आ रहे हैं, कभी नहीं, क्योंकि ठीक। वो उनकी ठीक। पॉलिटिक्स नहीं है, कोई मुल्क नहीं कहे, कोई भी कोई नहीं लीडर करेगा। नहीं। मगर 4G इस वक्त, लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था, जी जब हाँ। 4G वहां इम्प्लीमेंट हुआ कश्मीर में, ये कोई टाइमिंग क्यों थी? तो कश्मीरियों को, सारे हिंदुस्तानियों को लगा है कि ये अमेरिका का दबाव है, तो उससे थोड़ी क्रेडिबिलिटी में कमी आई। बाद में कर लेते, पहले कर लेते। तो ये तो पहली बात है। दूसरी है कि देखिए, डेमोक्रेट्स बाय नेचर वो आपको, सिटीजन्स अमेंडमेंटशिप एक्ट, वो उस पे वो आपको
थोड़ा सा इशारा देते रहेंगे, इसलिए थोड़ी सी आगे नहीं बढ़े हैं। हालांकि अमित शाह ने हाल ही में असम में स्टेटमेंट दी थी कि हम जो ही ये हमें वक्त लगेगा तो हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अमित शाह साहब ने, अमित शाह का आपने जिक्र किया, तो अमित शाह साहब ने यह भी कहा है कि हम जो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड है वो वापस नहीं देंगे और उसका जो स्टेटस है वो नहीं वापस करेंगे, अभी जो कल उन्होंने स्पीच की है। और नहीं, वो मिस इंटरप्रेट हुआ है। उन्होंने कहा है जब अप्रोप्रिएट होगा हम करेंगे। मतलब मुझे लगता है ये ठीक बात नहीं है कि अगर आपने उस वक्त कहा है कि जब सूरत हाल कश्मीर में एक तरीके से सामान्य होंगे, नॉर्मल होंगे, इससे और तो मतलब दुतरफी बातें हो रही हैं। एक तरीके से कहते हैं देखिए इलेक्शंस हुए हैं, पंचायत के इलेक्शंस हुए हैं कश्मीर में, और उसके साथ ही कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस हुए हैं, कोई वायलेंस नहीं हुई है, बड़ा डेमोक्रेटिक सियासी प्रोसेस जारी है। तो अगर ये आपने प्री कंडीशन रखी थी 5 अगस्त को, जब आपने पार्लियामेंट में कहा था कि 370 हटाया हमने, बाइफर्केशन हुआ है, हम स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे जब सूरत हाल बिल्कुल सामान्य होंगी, नॉर्मल होंगी। अब इससे ज्यादा नॉर्मल क्या चाहिए आपको? वायलेंस कम हो गई है, लोग बाहर आ रहे हैं, तो स्टेटहुड दे दीजिएगा। इसके मुझे इंटरनल मैं असेस नहीं कर सकता हूं, क्योंकि स्टेटहुड देने के बाद तो दूसरा सवाल उठेगा इलेक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर इलेक्शंस करेंगे तो वही इलेक्शंस के जो नतीजे होंगे वही होंगे जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन। तो आप समझे ना मेरी बात? तो एक वो सूरत हाल इस हमारी सरकार नहीं लाना चाहती है, तो वो एक तरीके से बिल्कुल स्पष्ट रूप से वेरी क्लियरली होल कंट्री एंड द होल वर्ल्ड विल नो दैट द पीपल जो कश्मीरी लीडरान, मेन स्ट्रीम लीडरान थे, उनको आइसोलेट करने की कोशिश की गई और फिर इलेक्शंस में वही लीडर वापस आ गए। तो मतलब जो कदम उठाए गए उनका कुछ वजह क्या थी, ये समझने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। चलें जनाब, ये तो अब टाइम की किल्लत है, इसलिए आपके साथ गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन ये बड़ा अच्छा हो गया कि ये दोनों जो इश्यूज से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और आपने उनको बड़े आसानी से हमें समझा दिया कि ये इसको कैसे हमने समझना है। एज यूजुअल, थैंक यू वेरी मच एरमाश साहब, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। और हमारे जो पाकिस्तान के व्यूअर्स हैं वो आपको बहुत पसंद करते हैं और वो हमेशा आपको, आपकी उर्दू को भी बहुत ज्यादा लाइक करते हैं माशाल्लाह। मेरे बड़े पाकिस्तानी बहुत दोस्त हैं हमारे। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि हमारे रिश्ते पीपल टू पीपल कांटेक्ट वो कम से कम आगे बढ़ने चाहिए थे। तो उम्मीद है कि उम्मीद तो हमेशा रखते हैं। उम्मीद है, ऑप्टिमिस्टिक रहना हमारा फर्ज है। बहुत ही फर्ज है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया आजू, थैंक यू।